नमस्कार, रमन क्लासेज के इस भाग में आपका स्वागत है। और आज का जो वीडियो है वह 10th क्लास के जो इकोनॉमिक्स है उसका डेवलपमेंट चैप्टर से संबंधित है। आज हम बताएंगे कि डेवलपमेंट क्या है और इस सब्जेक्ट मैटर को समझने के लिए शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखें, इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि हम जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स की परिभाषा के बारे में हमने बताया कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा परिवर्तनशील विषय है जिसने परिभाषाओं से अपना गला घोंट लिया है और जिसकी न्याय संगत युक्ति संगत परिभाषा देना बड़ा ही कठिन कार्य है। अनेक अर्थशास्त्रियों ने इसकी परिभाषा अपने अपने दृष्टिकोण से दिया है। तो इसको हमने पिछले इकोनॉमिक्स का जो वीडियो हमने शुरू किया था उसमें ही बता दिया। आज जो मैटर है वह है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है? हिंदी में इसे हम लोग प्रगति कहते हैं या विकास कहते हैं। तो विकास क्या है, डेवलपमेंट क्या है? हम सभी जिस देश में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं उस देश की जो अर्थव्यवस्था है, उस देश का जो सामाजिक ढांचा होता है, उस देश का जो भौगोलिक ढांचा होता है और जो राजनीतिक परिस्थितियां होती है, जो राजनीतिक जीवन होता है, उसी पर उस देश की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। जिस देश का जैसा समाज होगा, जिस देश की राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था जिस तरह की होगी, उस देश की अर्थव्यवस्था भी उसी प्रकार से होती है। उस देश का जो आर्थिक विकास होता है वह भी उसी प्रकार से होता है। तो जो डेवलपमेंट शब्द है यह एक बड़ा ही व्यापक और रोचक शब्द है। डेवलपमेंट के बारे में जो अलग अलग वर्ग के लोग होते हैं, जो अलग अलग व्यक्ति होते हैं, उनके लिए डेवलपमेंट का अर्थ, डेवलपमेंट की परिभाषा उनके लिए अलग अलग होती है। अब जैसे हम इसे उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं कि यदि कोई मजदूर है तो उसके लिए डेवलपमेंट का अर्थ है, उसके लिए विकास का अर्थ है कि उसे नियमित रूप से मजदूरी मिलनी चाहिए, नियमित रूप से काम मिलना चाहिए और उसका जो मजदूरी है, उसका जो दैनिक मजदूरी है जिसे हम लोग डेली वेज कहते हैं, वह दैनिक मजदूरी भी अधिक होना चाहिए। काम की जो अवधि है वह सही होनी चाहिए, अन्यायपूर्ण काम की अवधि नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उनके लिए डेवलपमेंट का अलग अर्थ है। एक शिक्षाविद जो होते हैं, एक शिक्षक जो होते हैं, एक टीचर जो होते हैं या एजुकेशन से संबंधित जो जुड़े हुए लोग होते हैं, उनके लिए डेवलपमेंट का अर्थ है कि पर्याप्त मात्रा में कॉलेज हो, जो एजुकेशन सिस्टम है वह बिल्कुल ही प्रॉपर हो, अच्छा हो, जिससे कि अधिक से अधिक छात्र लाभान्वित हो सकें। कॉलेज की व्यवस्था, जो शिक्षा व्यवस्था है वह दुरुस्त होनी चाहिए ताकि उसमें जो काम करने वाले लोग हैं, जो शिक्षाविद हैं, जो शिक्षक हैं, प्राध्यापक हैं, उनको सही समय पर वेतन मिलना चाहिए और परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। तो उनके लिए प्रगति का यानी डेवलपमेंट का अलग अर्थ है। यानी समाज में जितने भी वर्ग के लोग हैं उनकी अलग अलग राय होती है, उनकी अलग अलग सोच होती है डेवलपमेंट के संबंध में। लेकिन इन सारे चीज़ों को मिला करके किसी भी देश की जो सरकारें होती है वह इन सारे चीज़ों को कॉमन रूप में देखती है कि हमें किस क्षेत्र में कितना विकास करना है, कौन सा क्षेत्र पिछड़ा है। और किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है उस देश के इतिहास से जुड़ा होता है, क्योंकि अगर कोई भी देश प्राचीन काल में यदि कृषि प्रधान देश रहा होगा या कृषि प्रधान देश रहा तो उस देश में जो औद्योगिक विकास की गति होती है वह धीमी होती है। जिस देश में एजुकेशन सिस्टम पहले बहुत दुरुस्त रहा, जो देश दूसरे देशों के अधीन नहीं रहा, उन देशों का तीव्र गति से आर्थिक विकास हुआ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं
कि जो आर्थिक विकास है यानी जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, इसका अर्थ होता है कि उस देश में जितनी भी प्रकार की सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाओं का प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपलब्ध होना, यह विकास का अर्थ होता है। अब जब हम विकास की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि पूरे दुनिया में जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था के कितने स्वरूप हैं या अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। तो पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था है और 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। इसमें पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसे हम लोग कैपिटलिज्म कहते हैं। इसके बाद है समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसे हम सोशलिज्म या कम्युनलिज्म कहते हैं, कम्युनिज्म कहते हैं। इसके बाद है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसे हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है यानी भारत की अर्थव्यवस्था है। अब इन्हीं अर्थव्यवस्थाओं के आधार पर जो वर्ल्ड बैंक है उसने पूरे संसार के देशों को 3 कैटेगरी में बांटा है। एक है विकसित देश, दूसरे हैं विकासशील देश और तीसरे हैं अर्ध विकसित देश। अब जो विकसित देश हैं, जिसे हम लोग डेवलप कंट्री कहते हैं, उन देशों में जो प्रति व्यक्ति औसत आय है, जो जीवन स्तर है, जो शिक्षा का स्तर है, यानी हर प्रकार की, अनेक प्रकार की जो सुविधाएं हैं, जो नागरिक सुविधाएं हैं, हमारे जीवन की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, हमारे जीवन से संबंधित जितनी भी सुविधाएं हैं, जितनी भी आवश्यकताएं हैं, उसकी समुचित व्यवस्था रहती है। विकसित देशों के जो नागरिक होते हैं उनकी जो वार्षिक आय होती है, उनकी जो प्रति व्यक्ति औसत आय होती है, उनका जो जीडीपी होता है वह अन्य देशों की तुलना में अधिक होता है। अब संसार में विकसित देशों की श्रेणी में अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, कनाडा, बेल्जियम, ये सारे देश जो आते हैं ये विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद है विकासशील देश। विकासशील देश जो होते हैं वह विकसित देशों के बाद इनका स्थान आता है। और विकासशील देश अधिकांशतः वैसे देश हैं जिनकी आज से 50 वर्ष पहले, 70 वर्ष पहले जिनकी जनसंख्या का अधिकांश भाग कृषि पर आश्रित था, उनकी आजीविका का मुख्य साधन कृषि ही था। ऐसे देशों में औद्योगिक विकास की गति बहुत धीमी रही, ऐसे देशों में औद्योगिक विकास बहुत ही कम रहा, जिस कारण से जो देश दूसरे देशों के अधीन रहे, जो देश औद्योगिक क्रांति में बहुत पीछे रहे, जिन देशों में औद्योगिक क्रांति बहुत बाद में हुई, ऐसे देशों में जो विकास की गति थी, जो औद्योगिक विकास की गति थी, वह बहुत धीमी रही, जिस कारण से इन देशों को समय के साथ विकास की दौर में शामिल होना पड़ा और ये धीरे धीरे विकास कर रहे हैं। जैसे हमारा देश भारत है, यह एक विकासशील देश है, लेकिन हमारे देश से यानी जो विकासशील देश हैं, विकासशील देशों से भी नीचे कुछ ऐसे देश हैं जिनके प्रति व्यक्ति जो उनका औसत आय है, उनका जो राष्ट्रीय आय है, इसके बाद जो वार्षिक आय है, कुल सकल घरेलू उत्पाद है, वह इन देशों की तुलना में कम है। ऐसे देशों को हम अर्ध विकसित देश कहते हैं, जैसे बांग्लादेश है, सोमालिया है, भूटान है, नेपाल है। ये सारे देश जो हैं ये अर्ध विकसित देश हैं। इनको विकास करने में जो विकासशील देश हैं इनके साथ आने में बहुत लंबा वक्त लगेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो व्यवस्था है यह इस देश की अर्थव्यवस्था के अनुसार उस देश का डेवलपमेंट होता है। अब जो पूंजीवादी देश हैं, पूंजीवादी देश में अधिकांश जो उत्पादन के साधन हैं उन पर पूंजीपतियों का अधिकार है। पूंजीवादी देश बहुत अधिक शक्तिशाली हैं, पूंजीवादी देशों के पास धन की कमी नहीं है, इस कारण से इन देशों का विकास तीव्र गति से हुआ। इसके बाद है समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होती है इसमें उत्पादन के जितने भी साधन होते हैं उन पर पूंजीपतियों का या निजी व्यक्तियों का स्वामित्व एवं नियंत्रण होता है। यानी पूर्ण रूप से जो उस देश का संसाधन है वह अधिकांशतः पूंजीपतियों के द्वारा उसका उपयोग किया जाता है और बाद में जो देश के नागरिक हैं वह प्रत्यक्ष रूप से उस संसाधन का उपयोग करते हैं।
तो जो पूंजीपति हैं, पूंजीपति का होना बहुत ही जरूरी है। और जो विकसित देश हैं उन देशों में पूंजीपतियों की संख्या बहुत अधिक है। इस कारण से इस तरह की जो व्यवस्था है इसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब है समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था को हम लोग अंग्रेजी में सोशलिज्म कहते हैं। और समाजवाद का सबसे पहला प्रयोग रूस में हुआ, जब रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई 1917 ईस्वी में। तो रूसी क्रांति के बाद रूस में जितने भी संसाधन थे वे सारे संसाधनों का राष्ट्रीयकरण हो गया। और राष्ट्रीयकरण होने के बाद लेनिन के नेतृत्व में वहाँ पर सरकार का गठन हुआ। और लेनिन ने अपने समय में 1917 ईस्वी में एक आर्थिक नीति अपनाई, एक आर्थिक नीति चलाई जिसे हम लोग नेप के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है न्यू इकोनॉमिकल प्लान, नई आर्थिक योजना। इस तरीके से रूस का सर्वांगीण विकास हुआ। रूसी क्रांति से पहले रूस यूरोप का एक ऐसा देश था जहां की 85% जो जनसंख्या थी वह कृषि पर आधारित थी। और यूरोप में जो रूस था वह खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी था और निर्यातक देश भी था। लेकिन औद्योगिक विकास की जो गति थी वह रूस में बहुत ही धीमी थी। लेनिन के नेतृत्व में वहाँ पर तीव्र गति से उद्योगों का विकास हुआ। तो रूस में जितने भी संसाधन थे, जितने भी धन थे, जितने भी व्यवस्थाएं थी, वो सब का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। यानी उत्पादन के जितने भी साधन थे उन पर संपूर्ण राष्ट्र का यानी समाज का अधिकार हो गया। इस तरह की जो व्यवस्था होती है, इस अर्थव्यवस्था को हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारत जब आज़ाद हुआ तो स्वतंत्रता मिलने के बाद जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ तो हमारे संविधान के तहत हमारे देश के जो संविधान निर्माता थे, हमारे देश की जो सरकार थी, उसने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। और यह बहुत ही जरूरी था। यह पूंजीवाद और समाजवाद के बीच का रास्ता था। हमारे देश में बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर सरकार का नियंत्रण है, सरकार का स्वामित्व है और सरकार के द्वारा उसका संचालन होता है। बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें निजी व्यक्तियों का अधिकार एवं नियंत्रण है। और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें केंद्र सरकार या सरकार और जो निजी व्यक्ति हैं यानी जो पूंजीपति हैं वो दोनों मिल करके चलाते हैं, उस पर दोनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण रहता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो डेवलपमेंट है, जिस देश की जैसी पॉलिसी है, सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं, वह भी हमारे डेवलपमेंट को प्रभावित करता है, वह भी हमारे विकास को प्रभावित करता है। जिस देश की सरकारें सजग है, जिस देश की सरकारें जनता के कल्याण के लिए कार्य करती है, उस देश का जो आर्थिक विकास है वह तीव्र गति से होता है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें सरकार की नीतियां लचीली होनी चाहिए, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें कठोर नीतियां होनी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक उस राष्ट्र का, उस देश का, उस समाज का विकास नहीं हो सकता है। तो जो विकास है, विकास का अर्थ ही होता है कि हमारे जीवन से संबंधित, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, बौद्धिक क्षेत्र हो, सामरिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र का चतुर्दिक विकास होना चाहिए, हर नागरिकों का विकास होना चाहिए। जब तक देश का प्रत्येक नागरिक विकास नहीं करता है तब तक विकास का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। इसलिए जो सरकारें हैं इस तरह की नीतियां बनाती है जिससे कि समग्र नागरिकों का विकास हो सके। और इसमें जो सरकार की नीतियां हैं वह अधिक कारगर सिद्ध होती है। सरकार सुनियोजित तरीके से अपना प्लान तैयार करती है और देश का एवं राष्ट्र का विकास करती है, जिससे कि प्रति व्यक्ति औसत आय में वृद्धि हो, उसके जीवन स्तर उच्च स्तर हो, शिक्षा का जो दर है, जो लिटरेसी रेट है वह अधिक होना चाहिए। इसके बाद है मृत्यु दर कम होनी चाहिए, उच्च जीवन स्तर होना चाहिए, शिक्षा की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे दैनिक आवश्यकता की जितनी भी चीज़ें हैं जो हम अपने जीवन में जिसका उपयोग करके हम आगे बढ़ सकते हैं, उन सारे चीज़ों की व्यवस्था समुचित रूप से जब होती है, इसी व्यवस्था को हम
विकास कहते हैं, डेवलपमेंट का यही अर्थ है। आज जो डेवलपमेंट है उस डेवलपमेंट को हमने बताया। अब जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा उसमें हम फिर बताएंगे कि इसका क्राइटेरिया क्या है। और तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा करके हमें सपोर्ट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।